हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। तो प्यारे बच्चों, इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें रिवाइज करना होगा जो हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था। तभी हम आगे फर्दर इसमें आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से रियल नंबर होते हैं, कितने टाइप होते हैं, या फिर जो भी सारे कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के। तो उससे पहले इसमें हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो ये चैप्टर है वो हमारे लिए आसान हो जाए। अब चैप्टर से पहले जो जर्नल सी चीज़ें हैं वो आपको पता हो। आप किसी भी क्लास में चले जाना, ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। चाहे आप 7th 8th में हो, 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन कहीं तक भी चले जाओ, ये मैथ की बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आपको हर एक क्लास के अंदर आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं, अभी ये मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर्स आप लिखते हो कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये एक्चुअल में है क्या। जैसे इंग्लिश जब आप पढ़ते हो तो उसमें अल्फ़ाबेट आते हैं कि ABCD। हिंदी जब पढ़ते हो तो उसमें भी आते हैं ए आ ई ऊ, इस तरीके से। पंजाबी आप पढ़ते हो तो उसके अलग होते हैं। हर एक लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट है ये सारे के सारे अलग हैं। अब मैथमेटिक्स कोई लैंग्वेज तो है ही नहीं, ये तो क्या है, एक सब्जेक्ट, और जो सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट है, नंबर्स पे। भी एक्चुअल में ये नंबर्स क्या होते हैं। अब 9th क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर आया था वो था नंबर सिस्टम। क्लास 9th के अंदर फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ये क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है ना। और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या है इस चीज़ का, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो, इनकी तो मैं PDF अरेंज करके यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बाद में आप डाउनलोड करके वहाँ से देख लेना। अब फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नंबर्स, व्हाट इज़ नंबर या फिर व्हाट आर नंबर्स, कि जो नंबर्स हैं ये क्या होते हैं। अब नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो सिंपल से आप इस तरीके से लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दीज आर दी मैथमेटिकल सिंबल्स। ये क्या है, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं। मैथमेटिकल सिंबल्स विच आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ये क्या है, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो किसके लिए यूज होते हैं, कैलकुलेशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बता भी रखा है, लेकिन जो नए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। अब जो मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी नंबर होते हैं, जैसे 0 है, हमने 0 के लिए ये सिंबल बना दिया, 1 के लिए ये सिंबल, 2 3, जब भी हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल में हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, ये सारे नंबर्स हैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 होते हैं। इन्हीं से ही मैथ बना, बाद में इनके रिपीटिशन होते हैं, 11 में 2 बार 1 लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं जो नंबर्स हैं उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो नंबर्स के हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है रियल नंबर। फर्स्ट क्या होता है, रियल नंबर्स, जो कि आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है, आपने जो पढ़ना है। जो सेकंड होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी, या फिर इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब प्यारे बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आएगा आपके पास क्लास 11th के अंदर। ये क्लास 11th का टॉपिक है। अभी क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउट ऑफ सिलेबस मान के चलोगे आप, कि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, इसको आप यहाँ कट करोगे। क्लियर, ये सिर्फ आपको जनरल एक नॉलेज हो भी। एक्चुअल में नंबर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो रियल नंबर हैं उनको फर्दर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके भी आगे फर्दर पार्ट होते हैं। तो जो रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट है वो होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इसको हम, उसके बाद है जो सेकंड है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, तो इन सभी की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए भी,
ठीक है ना। क्लास 8 में चैप्टर का फर्स्ट का जो नाम था वो था रेशनल नंबर, उससे पहले इंटीजर था 6, 7 में। तो सभी क्लासेस के जो फर्स्ट चैप्टर है ना क्लास 10 तक, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये सारे ही नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं जितने भी चैप्टर हैं। उसके बाद अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया रियल नंबर को, रेशनल और इरेशनल। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि जो आपको रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट का नाम है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं व्हाट आर रियल नंबर्स, कि जो रियल नंबर्स हैं वो होते क्या हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे ये भी आपको पता हो। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं यहां लिखवा देता हूं रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर। क्लियर, यानी कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं रैशनल्स प्लस इरेशनल्स। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, रियल। ठीक है ना, तो वैल्यू क्या मिलेगी, रियल हमें मिलेगी। या फिर सिंपली हम इनको ये भी लिख सकते हैं द नंबर्स विच आर वेल डिफाइंड, या फिर विच गिव्स ए वेल डिफाइंड वैल्यू, दिस मीन्स वो क्या होते हैं, रियल नंबर। अब अपनी लैंग्वेज में आप जैसे भी इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, बस जो डेफिनेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है ना, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो वो भी आप लिख सकते हो द नंबर्स विच गिव्स ए डेफिनेट और वेल डिफाइंड वैल्यू। ठीक है ना, इसको सिर्फ समझने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि नेक्स्ट जो रेशनल नंबर हैं उनको हम फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब रेशनल नंबर को हम डिवाइड आगे करेंगे फर्दर, तो इसके भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं भी। अब वो दो पार्ट कौन से हैं, रेशनल नंबर में एक आते हैं फ्रैक्शनल नंबर, और दूसरे आते हैं इंटीजर्स, जिनको आप कंप्लीट नंबर्स भी बोलते हैं, या फिर इंटीजर्स को आप क्या लिखते हो, द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर नोन एज इंटीजर्स। ये सारी डेफिनेशंस हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। फ्रैक्शनल नंबर जैसे 1/2 वो इंटीजर के अंदर नहीं आते, ये अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं। अभी इनको समझने के लिए हम क्या बोल देते हैं, कंप्लीट नंबर। ठीक है ना, कि अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जिनकी डेसिमल फ्रैक्शन के बाद सिर्फ क्या आता हो, जीरो आता हो। ठीक है ना, और कोई नंबर ना आए, तो इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये जो इंटीजर्स होते हैं इनको हम फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, कि इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आते हैं। इंटीजर्स के अंदर आते हैं भी आपके नेगेटिव नंबर्स और जीरो, और सारे पॉजिटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। क्लियर, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। भी सारे के सारे नेगेटिव यहाँ चले गए, होल नंबर यहाँ चले गए। अब होल नंबर से ही आपको इवन, नेचुरल, ऑड, प्राइम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आगे जो होल नंबर के हम पार्ट करते हैं उसके अंदर इसी से नेचुरल नंबर निकले हैं भी, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, अब नेचुरल नंबर आपको पता होगा। नेचुरल नंबर का जो अदर नेम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर इनको हम और क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स, तो आप नेचुरल नंबर की ही डेफिनेशन बताओगे। नेक्स्ट नेचुरल नंबर के बाद आता है इवन नंबर्स, कि इसके अंदर इवन नंबर भी होते हैं। होल नंबर को काफ़ी पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद इसी में से हम ओड नंबर भी अलग कर लेते हैं, ओड नंबर्स। आगे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। आगे भी हैं काफ़ी। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। क्लियर। उसके बाद फिर थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसमें, वो है ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स। अब एक चीज और देखना, या तो आप को प्राइम नंबर्स लिखोगे या फिर इसकी जगह को प्राइम्स लिखोगे। अगर आपने एस लगा दिया तो नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये पेयर में होंगे। ट्विन प्राइम्स लिखा है या फिर आप लिखोगे ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। और ये जो दोनों है भी, ये वाला है जो और ये वाला है जो, ये हमेशा आपको पेयर की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है ना। ये किसकी फॉर्म में मिलेंगे? पेयर की फॉर्म में। यानी कि अगर अकेला 5 है तो हम उसको को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं बोल सकते, ये पेयर के अंदर होने चाहिए। ये सारी डेफिनेशन आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ रखी है अभी। जनरली हमें क्या बताया जाता है कि सर नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, हम यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जड़ कहाँ है? नंबर। बिन नंबर को हमने फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर आगे उसके दो पार्ट फिर हुए रियल नंबर के, आगे 2 पार्ट फिर हो गए, फिर 2 पार्ट हो गए, और अब हम यहाँ पहुँचे हैं जो हमें एक्चुअली पढ़ाया जाता है कि इवन बताओ, ओड बताओ। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लास 6 से आना स्टार्ट हो जाती है। लगभग सभी की डेफिनेशन आपको आती भी होगी। अगर नहीं भी आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से सारी डेफिनेशन देख सकते हो। वहाँ विद एग्जाम्पल आपको लिख के बताई गई है। तो प्यारे बच्चों, ये है जर्नल सा एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि इसके बारे में तो आपको सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है। अभी ये कुछ अलग नहीं है। अभी रियल नंबर का हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। रियल नंबर ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th के अंदर। सिर्फ हमने इसको पढ़ना है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब जो 10th के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है को प्राइम नंबर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है को प्राइम। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो को प्राइम नंबर्स हैं एक्चुअल में वो क्या होते हैं या फिर को प्राइम्स क्या होते हैं। मैं जनरली आपको बता देता हूँ। 2 नंबर्स या फिर द पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF is 1 is known as co-prime। यानी कि 2 ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उनको हम को-प्राइम बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिखोगे जैसे 4,9। जब आप इनका HCF निकालते हैं तो HCF आपको क्या मिलेगा? 1। तो ये जो 4 और 9 है ये क्या है? को-प्राइम्स का पेयर है। क्लियर। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से, ठीक है ना, ये को-प्राइम्स का पेयर है। तो आपको एक को-प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, कि एक्चुअल में उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक इंट्रोडक्शन में जो मेन मुद्दा है, जो मेन कंसेप्ट है, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपको ये समझ में ऐसा लग रहा होगा कि सर ये यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या चीज़ है, अलग से फिर इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख दिया, ये क्या चीज़ है। अब हम अलग अलग से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मैंने व्हाट एंड वाई का कंसेप्ट आपको बताया था, जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि सर व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन लीमा एंड व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। व्हाट एंड वाई का जवाब हम देंगे। जो व्हाट का आंसर है वो आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं भी, ये मैंने आपको उसके व्हाट का आंसर दे दिया जो आप व्हाट का यूज करने वाले हैं कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो इसको व्हाट को पढ़ते हैं। इट इज सिंपली रिलेटेड विद द डिविजिबिलिटी ऑफ द इंटीजर। अब जैसे ही इसके नाम से आपको पता चल रहा है भी, इसका जो नेम है वो किससे रिलेटेड है? यूक्लिड डिवीजन यानी कि डिवाइड से रिलेटेड है, कि कुछ ना कुछ हम डिवाइड करेंगे तभी हमें लेमा समझ में आएगा, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो उसके नाम में ही छुपी होती हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सीधा सीधा किससे रिलेटेड है? डिविजिबिलिटी। और किसकी डिविजिबिलिटी? इंटीजर्स की, कि 2 इंटीजर्स को आपने डिवाइड करना है, उससे ये सिंपल सा रिलेटेड है।
उसके बाद अब ये होता क्या है एक्चुअल में, इसकी क्या स्टेटमेंट है वो हम पढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा इट स्टेट्स दैट, ये हमें क्या बताता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ए ले लो, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक, यहां ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्लियर, पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है। कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी, अनदर पॉजिटिव इंटीजर क्या, बी, और पहला क्या था ए, यानी कि अगर हम ए किसी कोई इंटीजर है उसको हम बी से डिवाइड करते हैं इन सच ए वे दैट इट लीव्स ए रिमाइंडर आर, और ये क्या छोड़ देता है, एक रिमाइंडर छोड़ देता है दैट इज स्मॉलर देन बी, जो किससे छोटा होगा, बी से, बस सिंपली। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने यहाँ 7 लिखा, 7 एक इंटीजर है, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ वैल्यू आई 2 3 जा 6 और रिमाइंडर क्या हुआ 1। अब यहाँ जो ए है, ए तो क्या है 2 है, सॉरी ए है जो वो है 7 जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। जो बी है, बी क्या है जिससे हमने डिवाइड किया वो 2 है, और आर यानी कि रिमाइंडर क्या है 1 है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा बस सीधी सी हमें यही बात बताता है कि अगर हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर और आएगा आर, जो हमेशा किससे छोटा रहेगा, बी से, क्लियर, यानी कि r इज ऑलवेज लेस देन b। ये तो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या कभी भी रिमाइंडर 2 या 2 से बड़ा हो सकता है भी, जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर उसी से, जैसे अगर 7 को आपने 2 से डिवाइड किया और आपने कर दिया भी 2 2 जा 4, यहाँ तो 3 बच गया, यानी कि ये तो आपकी डिवीजन क्या होगी, गलत, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है जो वो हमेशा किससे छोटा रहेगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं या फिर जिससे हम भाग कर रहे हैं, इस तरीके से इसको समझो। यही क्या है प्यारे बच्चों, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है कि जो दो इंटीजर की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद चलो अब हम इसको कर देते हैं रफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो है व्हाई वी स्टडी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या सिर्फ डिवाइड करने के लिए यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है उसका यूज हुआ था? डिवाइड तो हम वैसे भी कर रहे थे, क्लास 9th या उससे पहले हम हर जगह डिवाइड करते थे, हमें तो कोई नहीं पढ़ाया गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो। अब इसका यूज किस लिए है, ये अकेला डिविजिबिलिटी से हमें बहुत कुछ सिखा देता है, वो देखिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हाई वी स्टडी यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन है टू कंप्यूट एंड या फिर फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने का जो मुख्य रीजन है, मेन कारण है, वो क्या है कि हम दो नंबर्स का HCF निकालने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा सर HCF तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सोल्व करने के प्रयास करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वही यूज करते हैं। अब ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल रहे हो, लेकिन एक और नया मेथड आपको मिलेगा जो आपने लॉन्ग डिवीजन आपने कभी नाम सुना हो, तो वही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि आपने यहाँ पे जो लेमा लिखा है और यहाँ एल्गोरिथम लिखा है, ये क्या डिफरेंस है इन दोनों में? एक ही जगह हम लेमा भी लिख सकते थे, सिर्फ हो गया, एल्गोरिथम भी लिख सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड लेमा, उसको समझते हैं। एल्गोरिथम क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये क्या है? स्टेप्स हैं, उनकी सीरीज है, विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यानी कि जैसे हम कोई भी क्वेश्चन निकाल रहे हैं, जैसे आपने 9th के जो भी क्वेश्चन निकाले थे, सिंपली आपने जो ये x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई -2, इसको सोल्व कर दिया। यानी कि सोल्व करने के लिए जो प्रोसीजर यूज हुआ है, जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। क्लियर? अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में इस तरीके से समझो, इसके स्टेप नहीं है, वो किसके स्टेप होंगे? जब हम दो नंबर का HCF निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो उसके जो सारे के सारे स्टेप्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे? एल्गोरिथम। ठीक है ना? किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा? एल्गोरिथम। अब लेमा क्या है? इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूव अदर स्टेटमेंट। अब ये क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है और इसका हम यूज करते हैं अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ क्या लिखा जाता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये लेमा और एल्गोरिथम का डिफरेंस मैंने आपको समझाया। अब उसके बाद मेन मुद्दा ये है
कि चलो ये हमने समझ लिया सर कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करे तो वो एक रिमाइंडर छोड़ता है जो डिवाइड करने वाले से छोटा हो, और किसके लिए यूज होता है, दोनों इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी और उनको हमें कैसे सोल्व करना पड़ेगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि एक अंडे बेचने वाला है, कोई व्यक्ति है, वो मार्केट में जा रहे हैं। अब मार्केट में अंडे बेचते टाइम उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, और जिससे झगड़ा हुआ है वो काफ़ी गुस्सेल टाइप का है, और उसने अंडे की जो टोकरी है उसकी वो ज़मीन पे गिरा दी। अब उससे क्या हुआ कि उसके जितने भी अंडे थे वो सारे के सारे टूट गए। अब गिराई उसने है तो हर्जाना भी देना पड़ेगा भी। तो जब बाद में फैसला हुआ तो उसने अंडे वाले से पूछा भी तुम्हारा नुकसान कितना हुआ है, कितने अंडे हुए हैं, यानी कि कितने अंडे आपके तोड़ दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसने एक अजीबोगरीब सा आंसर दिया उस अंडे वाले ने। ये आपकी बुक में एग्जांपल है, उसी को मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ समझ लीजिए, वहाँ से अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो अंडे वाले ने इतने अजीबोगरीब जवाब दिए। उसने क्या बताया, मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है। इफ़ काउंटेड इन पेयर, अगर हम जोड़े में गिने तो लास्ट में एक बचेगा, लास्ट में एक बचेगा। अब मेन मुद्दा क्या है, हमें ये पता करना है कि उसके पास अंडे कितने थे। तो हम उसी को सपोज कर लेते हैं, यही तो मैथ है भी, जो हमें निकालना हो उसी को हम क्या कर लेते हैं, सपोज। लेट अस सपोज द नंबर ऑफ एग, सपोज द नंबर ऑफ एग्स, जो अंडे हैं वो कितने रहे होंगे, ए रहे होंगे। ए कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है। अब अकॉर्डिंग टू दिस ये बोल रहा है कि जब हम पेयर यानी कि दो दो जोड़े में गिने तो लास्ट में एक अकेला बच जाएगा। ये तो अजीब सा, अब जो अजीब सी स्टेटमेंट दे दी उसने। फिर बोल रहा है इफ़ काउंटेड इन थ्रीज, अगर हम तीन तीन करके गिने तो लास्ट में दो बच जाएंगे। फिर बोल रहा है अगर चार चार करके गिने तो लास्ट में तीन बचेंगे। इफ़ काउंटेड इन फाइव या फोर, इस तरीके से अगर हम पाँच पाँच करके गिनते हैं तो चार बचेंगे, छः छः गिनते हैं तो पाँच बचेंगे। और अगर हम सेवन में काउंटिंग करते हैं, इफ काउंटेड इन सेवन्स नथिंग विल रिमेन, तो वो पूरे पूरे हम काउंट कर लेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर। अब ये अजीबोगरीब उसने आंसर दिया है। अब हमारा जो मेन मुद्दा है, हमें वैल्यू निकालनी है भी ए की, कि ऐसे कितने अंडे थे भी जो इसने अजीबोगरीब आंसर दे दिए। वो सीधा सीधा ये भी तो बोल सकता था मेरे पास इतने अंडे हैं, और लास्ट में एक लाइन और लिखी है, एंड द बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, और जो बास्केट है उसके अंदर 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आ पाएंगे, 150 से ज़्यादा। क्लियर। तो अब हमारे पास ये समस्या है, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सोल्व करने की कोशिश हम इस तरीके से करते हैं, हमने लास्ट से स्टार्ट करना है। ये बोल रहे हैं कि अगर अंडे को आप 7 के पेयर में गिनते हो तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे इसको ऐसे समझो कि ये अंडे हैं, ये जो 0 0 मैंने लगाई है, इसको और भी अच्छी तरीके से समझो। ये बोल रहा है कि अगर आप दो दो को काउंट करोगे ना, अभी ये एक हो गया, अगले दो वाला फिर एक हो गया, फिर एक हो गया, फिर एक हो गया, फिर एक हो गया, लास्ट में एक अकेला बचेगा। इसके कहने का मीनिंग ये है, जब आप ऐसे तीन तीन को काउंट करोगे तो लास्ट में दो बचेंगे, चार चार को काउंट करोगे तो तीन बचेंगे। इस तरीके से समझो इसको। तो जो लास्ट स्टेटमेंट इसने बोली है उसमें कुछ अलग है भी। अगर आप 7 को काउंट करते हो तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम वो जो ए नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × b और +0। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, जहाँ ए भी कोई इंटीजर है, बी भी कोई इंटीजर है। और आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों, मान लिया जितने भी अंडे थे अगर हम 7 के पेयर में उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दे तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जितने भी अंडे हैं वो उनका जो नंबर है, मान लिया 140 है, 130 है, जितना भी हो सकता है, वो 7 से पक्का डिवाइड होना चाहिए, सिर्फ वही वाला नंबर होगा। ऐसा ही है जब 7 के पेयर में। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या दे, 0। लेकिन अगर हम ऊपर वाली स्टेटमेंट की सुनते हैं तो ये क्या बोलता है कि ए यानी कि अंडे कितने होंगे, अगर आप 6 काउंट करते हैं, यानी कि 6 × अब बी तो नहीं होगा, हम इसको सी मान लेते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भी, 5 बचेगा। ऊपर वाली स्टेटमेंट की सुनते हैं तो ये बोल रहे हैं अगर आप 4 काउंट करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचेगा। और ऊपर चले जाते हैं, अगर आप 3 काउंट करते हैं
ई लिख लेते हैं इसको, तो 2 बचेगा। ये यहाँ 4 वाली थी भी, और बीच में एक 5 वाली रहेगी, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 4 लिखो, ठीक है ना, 7 6 5 4। हाँ अब ठीक है। अब अगर आप 3 3 काउंट करते हैं, 3 गुणा में f, तब कितना बच रहा है, 2 बच रहे हैं। और अगर आप 2 2 काउंट करते हैं, 2 इंटू में g, तब आपका 1 बचेगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको समझो। अब इतनी सारी क्वेश्चन आ चुकी हैं, मेन मुद्दा क्या है, एक ही वैल्यू आपने निकालनी है अभी। अब इसमें तो g f e पता नहीं क्या क्या आ गया, इतनी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका आंसर होगा 119। अब अगर इसका आंसर 119 है, पहली बात तो ये 7 से पक्का डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब 119 को हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 7, यहाँ कितना आया 4 9, 7 7 जा 49, तो काउंट करोगे तो कितना आया 17, और रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी कि लास्ट वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगी। उसके बाद इस 109 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं। जब 119/6 करोगे, यानी कि इसको 6 से आप डिवाइड करोगे, तो 6 1 जा 6 5 9, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बचेगा अभी, 9 पे 54, तो कितना बचा 5। ये तो और भी सही हो गया कि अगर 6 6 काउंट करें तो 5 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि ये 119 एक ऐसा नंबर है जो ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर होगा, यानी कि नंबर ऑफ फैक्ट 119 हो गया। आप काउंट कर सकते हो, 2 2 करके काउंट करना, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचेगा। जब आप 3 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। यहाँ 5 के केस में यहाँ 4 है, और यहाँ 4 के केस में 3 है, ठीक है ना, ऐसा इस तरीके से। तो ये एक नंबर हमें मिल गया। अब मैंने तो आंसर पता था या बुक में से देख के लिखा, जैसे भी आप ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन आप इस आंसर को कैसे निकालेंगे। अब तो अभी तो मैंने बता दिया 119 होगा, लेकिन हमें इस आंसर को कैसे निकालना है, वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि वो प्रोसीजर क्या होगा जिससे इस टाइप्स की प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। तो यहाँ से मैथ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं भी। उस अंडे वाले ने ऐसा अजीब सा जवाब क्यों दिया, वो सीधा 119 भी तो बोल सकता था। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद एक थ्योरम है जिसको थ्योरम 1.1 यानी कि यूक्लिड डिवीजन नाम दिया जाता है। उसका एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको और भी क्लियर होगा कि एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लीमा काम कैसे करता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों कि जो थ्योरम 1.1 है वो हमें क्या कहती है। अब थ्योरम 1.1 भी यूक्लिड डिवीजन लीमा ही है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं, एक मैथमेटिकल तरीके से लिख दी गई है कि मैथ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको ए और बी गिवन हो, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो वहां यूनिक इंटीजर क्यू और आर इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो a की वैल्यू है उसको हम बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, और जो ये r है वो क्या होगा, रिमाइंडर जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। अब आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास के अंदर, या फिर तो मैं एक बार बता देता हूं कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। अब डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या सीखते हैं कि जो डिविडेंड होते हैं वो इक्वल होते हैं डिवीजर इनटू में कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। क्लियर। तो इस तरीके से ये हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, जूनियर क्लासेस में। जैसे अभी मैंने डिवाइड करके दिखाया था कि 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर 1। तो इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 प्लस 1, जहाँ 7 क्या है, डिविडेंड है, 2 क्या है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर है, 3 कोसेंट है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो सिंपल इस तरीके से यहाँ जो डिविडेंड का काम करेगा वो क्या होगा, a होगा। और यहाँ एक चीज और नोट कर लेना, एंड जो a है वो किससे बड़ा होगा, b से, ठीक है ना। यानी कि जो बड़ा नंबर है उसको आपने a लेना है, बस सिंपल इस तरीके से। तो ये a होगा, डिवीजर यानी कि जिससे हम डिवाइड करेंगे वो b होगा, जो कोसेंट है कोसेंट होगा q, और जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, r। बस सिंपल इस तरीके से, यही यूक्लिड डिवीजन लीमा है।
अब यूक्लिड डिवीजन लीमा मैंने बताया था हम इसको क्यों पढ़ते हैं, 2 नंबर्स का HCF निकालने के लिए। तो अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं हम कैसे यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 64, 2 नंबर दे दिए गए, HCF निकालो और बोला है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा को आप यूज करें, ठीक है ना, ऐसे सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहता है कि अगर 2 नंबर का आपने HCF निकालना है तो जो बड़े वाला नंबर है उसको आप A सपोज करो। क्लियर? तो हम मान लेते हैं लेट A इक्वल टू 64 एंड B इक्वल टू 12। क्लियर? और यहाँ जो A की वैल्यू है वो हमेशा B से क्या रहेगी, बड़ी, बड़ा नंबर है A ले लिया। अब हम A को क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि इस फॉर्मेट में इसको लिखते जाना है। A की जगह क्या है 64, 64 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे 12 5 60, तो यहाँ से 12 इंटू 5 और एलसीएम कितना बचा 4, यानी कि 12 पंजे 60 और 4 64 हो गए, बस सिंपल इस तरीके से। क्लियर? उसके बाद अब यहाँ आज अब ये क्या था, ये डिविडेंड था भाई, इसको इस तरीके समझो। ये क्या था, ये डिवीजर था, यानी कि जिससे हमने डिवाइड किया। ये क्या आया है, ये कोसेंट आया है, और ये क्या आया है, रिमाइंडर आया है। क्लियर? अब चेक कर लीजिए कि जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से कहीं बड़ा तो नहीं आ गया, छोटा ही है, 4 है। अब हमें क्या करना है कि ये जो डिवीजर है उसको डिविडेंड की जगह पे ले लेना, यानी कि 12, और जो ये रिमाइंडर है इसको हमने किसकी जगह पे ले आना है, डिवीजर वाली जगह पे। अब 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बचाएगा 3, और रिमाइंडर कितना बचा 0। इस टाइप को समझिए कि जो डिवीजर है वो तो किसकी जगह जाएगा, डिविडेंड की जगह। मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ कि जो डिवीजर है वो किसकी जगह जाएगा, डिविडेंड की जगह, और जो रिमाइंडर है वो किसकी जगह जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा डिवीजर, रिमाइंडर डिवीजर बनेगा और डिवीजर आगे क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा, इस तरीके से। ठीक है ना? तो अब ये जो 4 बचा है भी, यही इनका क्या होगा, HCF होगा। क्लियर? ये क्या होगा, 4 HCF होगा। अब जो बुक में एग्जांपल है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया आपको। ठीक है ना? तो इस तरीके से अब ये जो प्रोसीजर हमने यूज किया है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एल्गोरिथम है। ये क्या है, एल्गोरिथम है। क्लियर? और इस वजह से हमने HCF क्या निकाल दिया इनका, 4, यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करके। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम एग्जाम्पल्स भी सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, बिल्कुल डीपली आपको पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हम यहाँ से छुड़वा दें या आपको नहीं बताएं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने इतना कुछ डिस्कस किया। अगर हम सारी जैसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक ही वीडियो में डाल देते हैं तो वीडियो की लेंथ है जो वो काफ़ी हो जाती है, तो उसको अपलोड करने में, एडिट करने में, आप तक पहुंचाने में मुझे भी दिक्कत होती है, और स्टूडेंट को भी ये लगता है कि सर एक ही दिन 1-1.5 घंटे की वीडियो डाल देते हैं, दोबारा देखते ही नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो का साइज़ छोटा रहे, आप जल्दी देख पाएँ, आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे, यानी कि कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट हम क्लियर कर पाएँ। तो आगे के जो भी टॉपिक होंगे, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, ये बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ लगभग ख़त्म हो चुका है। 1-2 जैसे एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो वो सारी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से कवर होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।